स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने जैसे ही जयपुर की गर्म हवा अपने चेहरे पर महसूस की, एक अजीब सा एहसास हुआ। सालों बाद भारत लौटना कुछ ऐसा था जैसे मैं अपनी पहचान की जड़ों की ओर वापस आ रहा था। लंदन में बिताए गए साल बहुत व्यस्त और सफल रहे, लेकिन जब दादा के देहांत की खबर मिली तो मेरा दिल यहां खींचा चला आया। मुझे हवेली की जिम्मेदारी संभालनी थी और यही मुझे वापस खींच लाया। जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मेरी नजर शहर की पुरानी गलियों पर पड़ी, जो मेरे बचपन की धुंधली यादों में समाई हुई थी। ड्राइवर मुझे लेने आया था और हम सीधे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते भर मेरी नजरें खेतों और पेड़ों की उस कतार पर टिकी रहीं, जो मुझे बचपन में देखकर हमेशा रोमांचित करती थी। अब वह रोमांच कहीं गहरे डर में बदल चुका था। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, दूर से हवेली की ऊंची मीनारें नजर आईं। हवेली ने हमेशा मुझे आकर्षित किया था, लेकिन आज इसे देखकर एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ तक दौड़ गई। शायद अब यह हवेली मेरे लिए वैसी नहीं रही जैसी बचपन में हुआ करती थी। शर्मा हवेली में कदम रखते ही उसकी पुरानी दीवारों से ठंडक का एहसास हुआ। यह हवेली मेरे बचपन का हिस्सा थी, लेकिन अब इसमें कुछ बदल गया था। दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही मैं दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखता रहा। दादा दादी की तस्वीरें, मेरे बचपन की यादें, सब कुछ जैसे धुंधला सा हो गया था। हवेली का बड़ा हॉल अपनी जगह पर था, लेकिन चारों ओर सन्नाटा और अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ था। मुझे याद है, बचपन में जब मैं यहां छुट्टियां मनाने आता था तो हवेली में हर वक्त चहल पहल होती थी, लेकिन अब यहां के कमरों में अजीब सी खामोशी थी। कुछ कमरे सालों से बंद थे। हवेली के एक हिस्से में कभी मैं अकेले नहीं जाता था। वह हिस्सा हमेशा अजीब लगता था, मानो वहां कुछ छिपा हो। आज भी उस ओर कदम रखते ही मुझे वही सिहरन महसूस हुई। मैंने सोचा, दादा ने इतने सालों तक इस हवेली को अकेले कैसे संभाला होगा। अब यह जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन यह हवेली अब उतनी सुरक्षित नहीं लग रही थी। शाम को जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मुझे दादा के पुराने सामान को देखने का मन हुआ। मैंने उनकी अलमारी खोली और उसमें से कुछ पुरानी किताबें और कागजात निकाले। इन्हीं में से एक डायरी हाथ लगी। ये दादा की निजी डायरी थी, जिसमें उन्होंने हवेली के बारे में बहुत कुछ लिखा था। एक पन्ना मुझे खास तौर पर आकर्षित किया, जिसमें हवेली के एक विशेष कमरे का जिक्र था। दादा ने लिखा था कि वह कमरा कभी नहीं खुलना चाहिए। मैंने पन्ने को दोबारा पढ़ा, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं लिखा था कि वह कमरा कौन सा है या उसमें क्या छिपा है। इसके अलावा उन्होंने हवेली में अजीब घटनाओं का भी जिक्र किया था। कभी रात को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी के बात करने की फुसफुसाहट। यह सब पढ़कर मेरी उत्सुकता और डर दोनों बढ़ गए थे। दादा ने अपनी डायरी के आखिरी पन्नों में हवेली के अजीब रहस्यों के बारे में चेतावनी दी थी, और वह अब मेरे दिल में एक अनजाना डर भरने लगे थे। डायरी पढ़ते पढ़ते रात हो चुकी थी। हवेली का माहौल दिन के मुकाबले रात को और भी भारी लगने लगा था। मैं बिस्तर पर लेटा तो मन में अजीब बेचैनी थी। शायद यह सब हवेली के अतीत का प्रभाव था, या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे मैं नींद में खो गया, लेकिन वह नींद शांतिपूर्ण नहीं थी। सपने में मैंने खुद को हवेली के उसी हिस्से में पाया जिसे मैं हमेशा से अजीब समझता था। एक लंबी गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। उस दरवाजे के पीछे एक महिला खड़ी थी। उसकी सुंदरता असामान्य थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुझे इशारे से अपने पास बुला रही थी। मेरे कदम जैसे अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी मुस्कान एक भयानक चीख में बदल गई और उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं उसकी ओर बढ़ता रहा, लेकिन एक ही पल में वह खूंखार रूप धारण कर मेरे सामने आ गई। मैं चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठा। पूरे शरीर पर पसीना था और दिल बेतहाशा धड़क रहा था।
ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन इतना सजीव कि मेरे मन में भय की लहर दौड़ गई थी। अगले दिन सुबह हवेली में हलचल हुई। मैंने दरवाजे की घंटी सुनी और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने राधा खड़ी थी। राधा मेरी बचपन की दोस्त थी, लेकिन कई सालों से उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वह अब एक इतिहासकार थी और उसने इस हवेली और इसके इतिहास पर कई शोध किए थे। उसने मुझे बताया कि दादा के निधन के बाद वह मुझे मिलने आना चाहती थी, क्योंकि उसे हवेली से जुड़ी कुछ पुरानी बातें पता चली थी। राधा ने हवेली के बारे में अपने शोध की बात शुरू की। उसने कहा कि इस हवेली के साथ कई रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हैं, जिनके बारे में गांव वाले भी बात करते हैं। कुछ लोग तो इसे श्रापित मानते हैं। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि रात के सपने और दादा की डायरी की बातें अब मुझे और भी संदिग्ध लगने लगी थी। राधा की उपस्थिति ने मुझे थोड़ा साहस दिया, लेकिन मेरे मन में अब भी वह डर बैठा था जो पिछली रात के सपने से उभरा था। राधा के साथ हवेली के उन हिस्सों की खोज शुरू की जो वर्षों से बंद पड़े थे। ये हवेली इतनी विशाल थी कि कुछ कमरों को तो मैंने बचपन में भी नहीं देखा था। राधा को इतिहास में गहरी रुचि थी, इसलिए वह हर कोने की बारीकी से जांच कर रही थी। हम धीरे धीरे हवेली के पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। यहाँ की दीवारें सड़ी गली लग रही थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुंचे जिसका जिक्र दादा की डायरी में था, मेरे शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। राधा ने भी महसूस किया। वह रुक कर बोली, यह जगह अजीब लग रही है विवान। मुझे भी ऐसा ही लगा। उस कमरे का दरवाजा जंग लगा और बंद था, लेकिन उसके पास जाते ही जैसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। कमरे के पास खड़े होते ही मेरे सिर में हल्का दर्द शुरू हो गया और मैं थोड़ा लड़खड़ाया। राधा ने मुझे संभाला और बोली, यहाँ कुछ तो गलत है। कमरे के आसपास की हवा इतनी ठंडी थी कि हमारे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। इस जगह में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। हमने तय किया कि यहाँ और गहराई से पड़ताल करनी होगी। रात को हवेली के माहौल ने मुझे सोने नहीं दिया। दिमाग में उस कमरे के पास की ठंडक और अजीब ऊर्जा बार बार लौट कर आ रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर दादा उस कमरे को क्यों बंद रखना चाहते थे। मैंने फिर से उनकी डायरी निकाल ली, इस उम्मीद में कि शायद मुझे कुछ और सुराग मिल जाए। कुछ पन्ने पलटते ही मेरी नजर एक नए पन्ने पर पड़ी, जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। उस पन्ने में दादा ने हवेली में फंसी एक यक्षिणी का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि वह यक्षिणी, जिसका नाम चंद्रिका था, इस हवेली में सदियों से बंद है। हमारे पूर्वजों ने अमृता की लालसा में उससे एक समझौता किया था। चंद्रिका ने उन्हें अमृता का वरदान देने का वादा किया, लेकिन बदले में वह इस हवेली में कैद हो गई और तब से हर पीढ़ी में एक पुरुष को यक्षिणी की ओर खिंचाव महसूस होता है। दादा ने साफ लिखा था कि इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है और इसलिए वह उस कमरे को हमेशा बंद रखते थे। मैंने यह सब पढ़ते ही खुद को और भी बेचैन महसूस किया। मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या मैं भी उसी श्राप का हिस्सा हूँ? अगली सुबह मैंने और राधा ने तय किया कि हमें इस बारे में गांव के पुजारी पंडित जयराम से बात करनी चाहिए। पंडित जयराम हमारे परिवार के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वह हवेली और उसके इतिहास से परिचित थे। जब हम मंदिर पहुंचे तो पंडित जी ने हमें देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उन्होंने हमें अंदर बुलाया और बैठने का इशारा किया। हमने उन्हें हवेली के बारे में सब कुछ बताया, दादा की डायरी, वह बंद कमरा और यक्षिणी की कहानी। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने अमृता पाने के लिए चंद्रिका नाम की यक्षिणी से समझौता किया था, लेकिन यह समझौता एक श्राप में बदल गया। हर पीढ़ी में एक पुरुष को वह यक्षिणी अपनी ओर खींचती है। अगर वह पुरुष उसकी आत्मा को अर्पित कर दे तो वह इस श्राप से मुक्त हो जाती है और उसकी आत्मा को अमृता मिल जाती है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी की बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। क्या मैं अगला शिकार था? रात का समय था। हवेली में सब कुछ शांत था, लेकिन मेरा मन अशांत था। पंडित जी की बातों ने मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी।
जैसे ही मैं सोने की कोशिश करने लगा, वही सपना फिर से शुरू हो गया। इस बार यह सपना और भी जीवंत था।